फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में एज यूजुअल हम लोग 4 एडिटोरियल्स पर चर्चा करेंगे। पहला एडिटोरियल रहेगा स्टूडेंट दैट इज़ 157 कि जो नॉर्थ ईस्ट में हम जो देख रहे हैं इंटर एथनिक टेंशन है ना, एथनिक ग्रुप यानी कि दो ट्राइबल ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एथनिक ट्राइब्स। अब एथनिक ट्राइब्स में यदि झगड़ा हो रहा है तो यदि हम इसको बिगर पिक्चर में देखें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। यदि सबको जॉब मिल जाएगा, सबका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा तो इस तरह का बात ही नहीं होगा। अभी देखो, अभी कर्नाटक में बीजेपी लगभग हार गया ना जी, देख रहे हो ना इलेक्शन का, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गया, निकल गया कांग्रेस। तो खाली नारा देने से नहीं होगा ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। हाँ तो ठीक है, देखो मैंने कहा है कांग्रेस को बेकार चीज़ थोड़ी है, कांग्रेस का रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टेट में अहंकार वो खा जाता है, फिर इट्स इम्पॉर्टेंट टू चेंज द गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट जितना गिरेगा उतना प्रेशर रहेगा और उतना अच्छा डिलीवर करेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अभी रिजल्ट चल ही रहा है, अभी देख रहे थे भाई, तो इट्स गुड थिंग ना, ये अच्छा चीज़ है, बैड नहीं है। यदि हम लोकतंत्र का बात करें, हम एक पार्टी से थोड़ी है, हम लोकतंत्र का बात करेंगे ना, हम पढ़े लिखे आदमी, हम लोकतंत्र का बात करेंगे, हम संविधान का बात करेंगे। वी आर कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। बात समझ गए ना। देखो 157 नॉर्थ ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टूडेंट, उसका सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होने का। और यही रीजन है कि देखो कुकीज़, मेतीस जो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स एक दूसरे में लड़ रहे हैं, और जो स्थिति वहाँ पे बना हुआ है वो पूरा दंगा वाला स्थिति है स्टूडेंट। बात समझिए। एंड यू नो डैट लॉट ऑफ पीपल्स लॉस्ट देयर लाइफ्स। समझ गए। नंबर 158 सेवरल कंसर्न्स विद इंक्रीजिंग सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम। देखो अभी क्या हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरा ना बढ़ते चला जा रहा है। एंड इफ़ यू सी द केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ पे और ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब कोई हर इंडिविजुअल भी चाहता है कि उसके घर के पास में सीसीटीवी कैमरा रहे, विच इज़ गुड नॉट बैड, मगर इसका निगेटिव असर भी है। निगेटिव असर ये है कि कभी भी मान लो कि कोई तरह का दिक्कत हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, तो पुलिस जो लोगों को पकड़ती है तो सीसीटीवी कैमरा के आधार पर ही पकड़ती है। और कई बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव भी होता है, यानी ट्रू निगेटिव भी होता है। यानी कि जो आप पकड़ के लाए आपको पॉजिटिव लगा, बट वो पॉजिटिव नहीं था, वो निगेटिव था। आई टोल्ड यू ना नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब उस समय तो हरासमेंट हो जाएगा उस आदमी से, क्योंकि जहाँ पे कोई भी अपराध हुआ वहाँ पे तो लॉट ऑफ पीपल विल प्रेजेंट, बहुत सारे पीपल वहाँ पे रहेंगे। अब फेशियल रिकॉग्निशन से उसको बता दिया, उसको पकड़ गए। और एक केस अभी सिमिलर केस हुआ कि एक आदमी को पकड़ लिया था जबकि वो उसका कोई कसूर भी नहीं था, और पुलिस स्टेशन में इतना टॉर्चर हुआ कि बाहर निकला वो मर गया। तो एक तरह से फिर से ये डिबेट खड़ा हो जाता है इससे कि क्या सीसीटीवी सर्वेलेंस गुड है कि बैड है। समझ रहे हो ना, जब निर्दोष आदमी इस तरह मरता है स्टूडेंट। ये अभी हाल फिलहाल का एक केस है। आगे देखो समझेंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, देखो GEM गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है। ये मार्केट पर जैसे ई कॉमर्स साइट होता है ना, जैसे ये गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंटरीज है, PSUs है, स्टेट है या गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव्स है, जितने भी है यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सामान खरीदते हैं। इससे पहले भी व्यवस्था आया था, वो व्यवस्था उतना सक्सेसफुल नहीं था, मगर GEM भारत का एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है अभी तक। इनफैक्ट इसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ कैटेगरी प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि GEM पोर्टल मिनिमम प्राइस बहुत कम लगता है, मैक्सिमम ईज़ है, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी है। इट इज़ अ वेरी वेरी सक्सेस स्टोरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री सो फार GEM पोर्टल इज कंसर्न। लास्ट देखते हैं। देखो इंडियाज नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी। देखो हम लोग कहते हैं वेब 3.0। अब बढ़िया समझना, ये बात बहुत ही घुमा के दिया है। वेब 3.0 ठीक है, वेब 1 आया, वेब 1.0। बढ़िया सुनो बच्चे लोग, बढ़िया से ध्यान से सुनो। 1.0 में क्या है, जहाँ पर हम ईमेल भेजते थे लिख के, ठीक है, दैट इज वेब 1.0। वेब 2.0 जहाँ पे सोशल मीडिया सब आया, जहाँ पे आप मैसेजिंग्स करते हो। वेब 3.0 का मतलब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ChatGPT इज एग्जाम्पल ऑफ वेब 3.0।
जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेब 3.0 एंड वेब 3, दोनों डिफरेंट है। वेब 3.0 अलग है, वेब 3 अलग है, दोनों कंबाइन करोगे तो यू कैन से इट इज अ कम अंडर वेब 3.0, मगर देयर इज अ रिलेवेंस ऑफ वेब 3 ऑल्सो। तो इसलिए जिसका दिमाग कमजोर है उसको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या बोल रहा है? अभी तक तो तुम लोग वेब 3.0 ही समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो इंटेलेक्ट है वो क्या कहते हैं कि देयर इज अ वेब 3 ऑल्सो एंड वेब 3 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेब 3.0, बट स्टिल वेब 3.0 एंड वेब 3 कम अंडर द ब्रॉड टॉपिक ऑफ वेब 3.0। समझ गए ना? चलो, तो मज़ा आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत अच्छा है वो वाला लास्ट वाला। 157 देखो स्टूडेंट, जी एस 3 इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। देखो कितना परफेक्ट बैठा है, नहीं सिलेबस भी देखते हो कितना परफेक्ट बैठा है। मणिपुर क्राइसिस से रिलेटेड हिंदू पेपर में आया था 5 मई 2023 को। अब समझते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हिस्ट्री भी समझना। देखो क्या हुआ क्या था। ये भारत आज़ाद होने से पहले ये ट्राइब जो थे स्टूडेंट, मेथिस जो थे, मेथिस को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला था। मतलब मणिपुर इंडिया में इंटीग्रेट होने से पहले ये जो मेथिस ट्राइब है, बढ़िया सुनो, मेथिस जो ट्राइब है दे गॉट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। आज़ादी के बाद क्या हुआ, इसको नहीं मिला, खत्म हो गया इसका। बट और भी है, कुकीज़ है, नागाज है, ये अभी स्टिल दे आर एंजॉइंग द स्टेटस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अब यहाँ पे देखो बच्चे, थोड़ा डायग्राम मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखना, बढ़िया से देखना, इसका भूमि कैसा है, ज्योग्राफी कैसा है। देखो मणिपुर को यदि तुम देखो, जिस वैली में, जहाँ वैली में रहते हैं मेथिस लोग, वो एक तरह से फुटबॉल ग्राउंड है। देखो यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है बच्चे लोग, ऐसे फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ ऑडियंस गिरा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। एंड दिस इज अ वैली, ये वैली है, ये जो बीच का दो रेक्टेंगल देख रहे हो, इट इज अ वैली। फुटबॉल ग्राउंड को इमेजिन करो, जो बच्चा लोग डिजिटली देखेगा वो फुटबॉल ग्राउंड को इमेजिन करे, प्लेयर लोग खेल रहे, तो बीच ये क्या है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे मेथिस लोग ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाकी ट्राइबल्स रहते हैं, और यानी कि स्टेडियम का जो कुर्सी है एक तरह से, ठीक है, वो एक हिली एरियाज है। तो ये वाला जो पेरिफेरल एरियाज है ये हिली एरियाज, समझे। और यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, हिली एरियाज से यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, लाइक योर नागास, करेक्ट, लाइक योर कुकीज़, और भी बहुत सारे ट्राइब्स। अब देखो स्थिति क्या है कि चूंकि ये लोग शेड्यूल ट्राइब्स है, कुकीज़, नागास शेड्यूल ट्राइब्स है, तो ये लोग को जॉब मिल जाता है, और इन लोगों का पॉपुलेशन बहुत कम है। देखो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है 65 to 70% वो मेथिस का है, पॉपुलेशन ज़्यादा मेथिस का है, और इसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी अच्छा है ये लोग का, ठीक है। और ये बेचारे लोग जो कुकीज़ है, नागाज है, और भी बहुत सारे ट्राइबल है, ये लोग को कंबाइन कर लोगे तो वही 30 से 35% के आसपास होगा, ठीक है, रफ फिगर बता रहा हूँ। अब इन लोग को मिल गया है ट्राइबल का स्टेटस, कुकीज़ नागाज लोग को ट्राइबल का स्टेटस मिला है। और दूसरी बात ये कि ये लोग जो वैली में, ये लोग जो हिलीज में रह रहे, ये लोग ज़मीन खरीद सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है, ये लोग यहाँ से निकल के ज़मीन खरीद सकते हैं वहाँ पे। बट ये जो मेथिस लोग हैं, ये लोग आके यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो इस चीज़ को लेके भी बवाल है कि वही लोग आएगा जब वैली में खरीद सकता है ज़मीन, इसका मतलब हमारा जो कल्चर आइडेंटिटी है वो तो ख़त्म कर देगा ये लोग। बात समझ में आ रहा है ना? और हम नहीं खरीद सकते, बताओ ये कितना सही है। तो ये अपना भी देता है, ये लोग भी बोलता है कि एक तो ऐसे ही ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाला है, मेथिस ऐसे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, यदि इसको भी हम ट्राइबल दे देंगे, दर्जा दे देंगे, तो ये लोग का क्या होगा, ये यानी कि कुकीज़ का, नागास क्या होगा, ये लोग का मानना है। ये भी बात सही है। हाँ, मामला गया था कोर्ट में बाबू, ठीक है, मणिपुर कोर्ट है वहाँ पे। तो कोर्ट में जब मामला गया था तो कोर्ट ने कहा लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर से, कि इस पे भी सीरियस कंसर्न है कि मेथिस को भी मिलना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि मेथिस को भी मिलना चाहिए, इस पे सीरियस थॉट करें। एंड मणिपुर जानते हो, मणिपुर बहुत सारा अलग अलग न्यूज़ की वजह से रहा है मणिपुर। एक तो मैं यदि कह दूं तुमको, कालादान प्रोजेक्ट तुम्हारा कहाँ पास होता है? मिजोरम में, यहाँ से सितवे से मिजोरम। बट जो ट्राइलैटरल हाईवे का बात करेंगे फिर 3 कंट्री से, तो वो मणिपुर का मोड़े से ही स्टार्ट होता है।
अब यदि मैं बात करूं म्यांमार और इंडिया का, तो म्यांमार लगभग 1600 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है पूरा नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास रेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि म्यांमार के साथ बहुत बड़ा बाउंड्री शेयर करता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। कितना स्टेट? चल जा, 4 स्टेट्स, समझे? 4 स्टेट। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। कौन सा 4 स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शेयर कर रहा है, समझे? और इसमें देखो मणिपुर कितना बड़ा बाउंड्री शेयर कर रहा है। और यहाँ पे ये सब क्या है तुम्हारे? ये हिली एरियाज है। और जो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं, जैसे नागाज हुए, ये लोग का बहुत ही कीथ और कीन रिलेशन है म्यांमार के लोग के साथ। इसलिए जब जुंटा रेविलियन हुआ, मिलिट्री रेविलियन हुआ म्यांमार पे, तो लोग भाग के आए ना, और ये लोग शरण दे दिया यहाँ पे, क्योंकि जो हिली एरियाज में रह रहा है उसका कीथ और कीन है, एंसिस्टर सेम है, तो एक लगाव होगा ना, सेम टाइप का आदमी है, तो ये यहाँ बसने दे दिया। अब जो वहाँ बसने दे दिया, उसके बाद फिर वो जो काम करने लगा वो भी स्टेट के विरोध में काम करने लगा। वहाँ पे ओपीएम वगैरह लगाना शुरू कर दिया, जो बाहर से लोग आए थे। तो इसलिए भी सरकार का दिमाग खराब हुआ, सरकार ने पूरा ओपीएम को ख़त्म कर दिया। तो एक सवाल तो ये भी होता है कि भारत को बहुत जल्दी रिफ्यूजी वाला भी एक्ट पास करना चाहिए, रिफ्यूजी लेजिस्लेशन भी लाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद अभी तक हम रिफ्यूजी के ऊपर काम नहीं किए। रिफ्यूजी लॉ पर नहीं ना काम किए हैं जी, तो समझ गए ना? ये मेन मुद्दा यही है, टोटल मेन जो क्रक्स बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए? यदि इकोनॉमिक प्रॉस्पर है मणिपुर, तो कोई किसी को टेंशन ही नहीं है शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा का। यदि रोजगार रहेगा वहाँ पे तो क्या दिक्कत है? सबको मिलेगा। यहाँ पे रोजगार किल्लत है, रिजर्वेशन के थ्रू मिलता है, तो ये सबसे बड़ा कंटेंशन है। तो यहाँ पे देखो, सडन आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इन मणिपुर। The sudden outbreak of violence in Manipur once again brought to the forefront the delicate ethnic questions in the northeast। यानी कि इस तरह जो अचानक जो वायलेंस हुआ है, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि जो वहाँ का एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उसका जो मामला है इतना सरल नहीं है, डेलिकेट मामला है, इतना डाइजेस्ट करने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ही तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इश्यूज है ये। ट्रिगर कब हुआ? जैसे कि मैंने कहा कि मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि यस आप भेजिए सेंटर को, क्योंकि सेंटर ही डिसाइड करेगा शेड्यूल ट्राइब्स के। जानते हो प्रपोजल, जानते हो ना, शेड्यूल ट्राइब्स का पार्लियामेंट से होता है, पहले सेंटर परमिशन देता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा, ये काम करो कि मैथिस भी दो ऊपर सेंटर को, अब बोलो कि शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़े, तो बड़ी बात हो गया ना। यानी कि कहने का मतलब है कि मणिपुर हाई कोर्ट भी फेवर कर रहा है कि मैथिस को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद देखो, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च वॉज कॉल्ड बाय ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर। उसके बाद देखो एक मार्च शुरू हो गया, ट्राइबल्स इन द स्टेट फेयर दैट दिस विल विरोड देयर एक्सेस टू द रिजर्वेशन बेनिफिट। क्योंकि यदि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, बताया ना 60 से 65%, यदि इसको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया जाए तो बाकी जो है आदमी लोग जो 30 से 35% वो भी बहुत फ्रेगमेंटेड है, कोई कुकीज़ है, कोई नागाज है, कोई दुनिया भर का दूसरा चीज़ है। तो इन लोगों को डर लग गया कि इसको यदि मिल जाएगा तो ये हमारा भी खा जाएगा, जो अभी रिजर्वेशन मिला है वो भी खा जाएगा हमारा। तो इसलिए प्रोटेस्ट द मैथिस दो, देखो वही मैथिस संख्या बल बहुत ज़्यादा है, मेजोरिटी में है, और ये इम्फाल वैली में रहता है। ये जो वैली बोल रहे हैं, जो प्लेन एरिया है, इम्फाल में रहता है, जो कैपिटल है, ठीक है। और देखो लगभग, बट देखो प्रॉब्लम क्या है, जस्ट 1/10 ऑफ द स्टेट। और ये एरिया देखो, ये एरिया नहीं बताया तुम लोग को, एरिया 1/10 एरिया में लोग रहते हैं। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा, 1/10 एरिया है, क्योंकि पहाड़ जानते हो ना, पहाड़ में ज़्यादातर सेटलमेंट नहीं होता है, प्लेन में ही सेटलमेंट ज़्यादा होता है। तो 1/10 एरिया में ऑक्यूपाई करके 60 से 65 लोग रहे, 60 से 65% लोग रह रहे हैं, कौन? मैथिस लोग। और बाकी जो एरिया है, कह सकते हैं 9/10, वहाँ पे डिस्पर्स्ड होके अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। समझ गए ना? तो मैथी कम्युनिटी का देखो अपना ही इंडिजिनियस ट्राइब स्टेटस, देखो अब बोल रहा है कि यस हमारा अपना ही मेरा आइडेंटिटी है, यस इसलिए हमको चाहिए। तो मैथी कम्युनिटी साइट्स इट्स ओन हिस्ट्रिक इंडिजिनियस ट्राइब स्टेटस टू बोल्स्टर इस शेड्यूल ट्राइब क्लेम। इसलिए बोल रहा है कि हमारा अपना ही कल्चरल आइडेंटिटी है, इसलिए हमें मिलना चाहिए, हम डिजर्व करते हैं हम भी। आगे देखो फिगर देख सकते हो स्टूडेंट, जो जिसके बारे में चर्चा की है अभी, देख रहे हो ना, मणिपुर कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? नागालैंड के साथ करता है, असम के साथ करता है, मिजोरम के साथ करता है, करेक्ट। और जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल बाउंड्री, तो देखो म्यांमार के साथ लगता है इसका। म्यांमार का जो चीन स्टेट है स्टूडेंट, उसी का हिस्सा, चीन स्टेट मतलब चीन रिवर भी है वहाँ पे। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मणिपुर स्टेट इज लाइक अ फुटबॉल स्टेडियम। सही बात है ना, जस्ट बताया ना, ये फुटबॉल स्टेडियम की तरह है।
जो कि इम्फाल वैली तुम्हारा प्ले फील्ड है जहाँ पे लोग प्लेयर खेलते हैं, सेंटर में है। और जो सराउंडिंग हिल्स है तुम्हारा वो गैलरीज है जहाँ पे लोग बैठते हैं, देखते हैं, जहाँ पे जिसको हम दर्शक दीर्घा भी कहते हैं, दर्शक दीर्घा भी कहते हैं, जहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं। आकाश चोपड़ा कितना मस्त बोलता है, कमेंट्री करता है ना, ये रहा 6 दर्शक दीर्घा से लोग दर्शक देखते हुए सुनना उसका। जितना वो अच्छा खेलता नहीं था उतना अच्छा कमेंट्री करता है। मैगरा तो एक मैगरा उसको नचा देता था, पता है मैगरा जानते हो? ग्लेन मैगरा उसको नचा देता था उसको, जब क्योंकि वो टेक्निकल साउंड प्लेयर था ही नहीं, बहुत वीक प्लेयर था, वो खेला ही नहीं, उसको नचा देता था उसको बॉल से, समझा? और वो ओपनिंग करने जा रहा है, सचिन थोड़ी है वो, सहवाग थोड़ी है, वो बोल के उसको आउट करता, घुमा देता था उसको, चलो ये बॉल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, थर्ड बोल्ड, और वो भी हंसते हुए जा रहा है। पता है कि वो इतना ही बड़ा बड़ा प्लेयर है मैगरा, ग्लेन मैगरा, सब सचिन, सबसे सबको टेंशन होता था ग्लेन मैगरा को देख कर। देखो यहाँ पे देखो जैसे कि यस वी टॉक्ड अबाउट कि वैली क्या है, 10% मणिपुर का लैंड मास, 1/10 मतलब 10%, समझ गए ना। आज इसमें देखो नॉन ट्राइबल मेथिस लोग रहते हैं, वही जैसे मैंने कहा, जैसे कि 40 से लेकर 65% लोग रहेंगे, एंड अकाउंट फॉर 40%। आप देखो 60 सीट है मणिपुर की विधानसभा में, 60 सीट है। अब देखो सोचने वाली बात है, 60 सीट में 40 जो सीट है यही वैली से ही जाता है। डोमिनेंट है पॉलिटिक्स में, डोमिनेट रहेगा वो एरिया, हद डोमिनेट रहेगा। हाँ वो मेतीसी है, समझ गए, तो हद डोमिनेट रहेगा। हाँ वीरेंद्र सिंह जो वहाँ का भी सीएम है। अब देखो यहाँ पे जो 90% जोग्राफिकल एरिया है उसमें देखो 35 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स जिसको ट्राइबल का दर्जा मिला है 35%, और उसमें से कितने एमएलए जाएंगे? 20 एमएलए जाएंगे, तो 40 इधर प्लस 20 60 हो गए। आगे देखो, और देखो ये भी सोचने वाले, रिलीजन का भी देख लो। अधिकतर जो मेतीस है स्टूडेंट, अधिकतर जो मेतीस है वो हिंदू है बाय रिलीजन, बात समझे? अधिकतर जो मेतीस है वो हिंदू है बाय रिलीजन, और थोड़ा बहुत मुस्लिम भी है। बट 33 रिकॉग्नाइज, यानी कि 35 में 33 जो है वो ज़्यादातर तुम्हारा क्या है, सब क्रिश्चियन लोग हैं, चाहे वो कोई भी नागा ट्राइब से हो, चाहे कोई भी कुकी ट्राइब से, क्योंकि इसका सब डिवाइड भी होता है ना। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पे 40% हिंदू और क्रिश्चियन है, और बाकी 20% मिक्स है। तो ऐसा रिलीजन भी डोमिनेंट रोल प्ले करता है, 40% हिंदू, 40% क्रिश्चियन, एंड 20% रिमेनिंग दूसरा है मुस्लिम सब वगैरह से। आगे देखो, तो कंटेंशन क्या है? अब देखो मेतीस कब से डिमांड कर रहा है? एसटी स्टेटस 2012 से ही डिमांड कर रहा है। उसका कंटेंशन ये है कि जब हम भारत के राज्य में आए, भारत के यूनियन ऑफ इंडिया में जब मर्ज किए थे 1949 में, तो उस समय तो यस कहा गया था कि हमको भी स्टेटस मिलेगा, और ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमें अपना कम्युनिटी को बचाना है, अपना एंसेस्ट्रल लैंड बचाना है। ये मेरा वैली है, बहुत साल से हमारे पूर्वज भी रह रहे हैं यहाँ पे, उसको बचाना है, हमारा लैंग्वेज को बचाना है, हमारे कल्चर को भी बचाना है। इसलिए मेतीस लोग बोल रहे हैं कि यस हमें चाहिए स्टेटस, एंड दे ऑल्सो फील दैट दे नीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, क्योंकि आउटसाइडर तो जमीन खरीद लेता है वहाँ पे आके, बस बताए ना जमीन का क्या लोचा है कि वो वाला तुम्हारा जो हिली वाला एरिया वाला है वो जाके ज़मीन खरीद लेगा। तो इसलिए बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए कि आउटसाइडर नहीं आए, ठीक है? क्योंकि जानते हो कि बाहर जो है वो लैंड खरीद सकता है ये इम्फाल वैली में, और तो इस तरह वो श्रिंक होते चला जाएगा। जो एक तो 1/10 ही एरिया है, और बाहर से लोग आएगा खरीदने के लिए, तो जो मेतीस का जो डोमिनेंस इम्फाल वैली में वो घटते चला जाएगा, और वो बेचारा खरीद नहीं सकता है उधर, क्योंकि वो ट्राइबल, बाकी को 35 रिकॉग्नाइज ट्राइबल है, उसको तो मिला है दर्जा, तो उसको दर्जा मिला है, तो आप ट्राइबल का लैंड तो ऐसे नहीं खरीद सकते हो, देयर इज सम रूल्स। समझ गए स्टूडेंट? तो ट्राइबल, बाकी ट्राइबल ग्रुप्स का क्या मानना है? डिबेट तो होगा ही, ये हम एक तरफा सुन रहे हैं, इधर भी सुनोगे तो बात सही लगेगा तुमको। देखो जो ट्राइबल ग्रुप से बाकी लोग कहते हैं कि देखो मेतीस डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज है इसको, एक तो संख्या ज़्यादा है 60 से 65%, और दूसरा बात है कि पॉलिटिकल माइलेज ज़्यादा है, 40 एमएलए जाता है वहीं से, जिसको 40 एमएलए रिप्रेजेंट करे तो वो कैसे गरीब हो सकता है? समझ गए ना? और ज़्यादा एडवांस है, एकेडमिकली ज़्यादा एडवांस है ना, इकोनॉमिकली ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू अदर ट्राइबल ग्रुप्स। दे फील दैट यदि एसटी स्टेटस मिल जाए मेतीस को, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है एसटी कैटेगरी में जो इन लोगों को मिलता है वो सब छीन जाएगा इन लोग से, ठीक है? एंड अलाउ देम टू एक्वायर लैंड इन द, अब जो हिल, एक तो वो भी जॉब अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगा,
और जो ज़मीन है ये लोग का हिल एरिया से वो भी ख़त्म हो जाएगा यदि ये लोग को अनुमति दे दिया कि तुम भी आके हिल में ले लो तो क्या कि बाय नंबर संख्या बल ज़्यादा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है मेथिस का एज़ कम्पेयर टू अदर ट्राइबल ग्रुप्स, तो इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है कि यदि ये लोग को बोल दे कि आप जाके हिल एरियाज में ज़मीन ले सकते हो तो ये लोग पूरा डोमिनेट कर देगा उधर भी जाके। ऐसा बाकी 35 ट्राइबल ग्रुप्स का मानना है, समझ गए ना। अदर कंटेंशन इज दैट द लैंग्वेज ऑफ मेथी पीपल। देखो अब ये बोलता है क्या बात कर रहे हैं मेथी को क्या सेफगार्ड नहीं है? मेथी का लैंग्वेज तो हम 8 शेड्यूल में डाले हैं संविधान में, और इसको तो बेनिफिट मिलता ही है, चाहे वो एससी का मिले, एससी का शेड्यूल कास्ट का तो मिल ही रहा है, बहुत सारे मेथी को शेड्यूल कास्ट का मिला है, बहुत सारे मेथी को ओबीसी का दर्जा मिला है, बहुत सारे को ईडब्ल्यूएस का स्थिति मिला है, तो मिला तो है ये लोग को भी, एसटी ही क्यों चाहिए? हाँ एसटी का रिलेवेंस है, मगर ये अपना ठीक है, ये भी पक्ष अच्छा है, लगता है पक्ष है, मतलब कह सकते हो कि दुरुस्त डिबेट हो रहा है दोनों के बीच में। आगे देखो, अब देखो मैंने पहले भी कहा तुम लोग को कि बर्मीज रेफ्यूजी यानी कि म्यांमार के जो रेफ्यूजी जो आ रहे हैं तो वो एक अपना ही कंसर्न है। अजस्ट मैंने कहा ना स्टूडेंट, जो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं उसका एंसेस्ट्रल लिंकेज, क्यों भाई म्यांमार का ही जगह है, देखो ना ठीक से सटा हुआ है ना, सटा हुआ है तो कोई कल्चर थोड़ी चेंज होता है। जैसे हमारा देखेंगे वो पंजाब का उधर वाला पंजाब जो पाकिस्तान में, तो क्या सेम भाषा तो बोल रहा है, तो कल्चरल एफिनिटी रहता है। तो वही बात देखो, अब यहाँ पे बोला कि सबसे बड़ा मामला ये हो कि जैसे ही म्यांमार में कूप हुआ, मिलिट्री कूप, आंग सान सू की का जो सिविलियन गवर्नमेंट था उसको खत्म करके जैसे ही मिलिट्री कूप हुआ, हाँ तत्मा दाव जिसको बोलते हैं या मिलिट्री जुंटा जो बोलते हैं, उसके बाद देखो तुरंत दौड़ते हुए आया है रेफ्यूजीज। तो विद द आर्मी कंटिन्यू, जिस तरह वहाँ पे इंसर्जेंसी चला रहा है, सब तुम्हारा रेफ्यूजी सब तो आके वहाँ बस गया है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, रोज ही आ रहा है लगभग। विथ मैनी ऑफ द रेफ्यूजीज देखो जो म्यांमार का चीन स्टेट वहाँ से आ रहा है, और चूंकि जानते हो कि ये लोग एथनिक किनशिप टाइज है, यानी कि गोतिया लोग टाइप का है, ये लोग कित और किन वाला रिलेशन है इन लोग का, तो इसलिए शरण दे देता है वहाँ पे, बढ़िया से बैठता है, और इससे और ज़्यादा मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अब जब आ रहा है तो देश का सुरक्षा पे भी सवाल उठेगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे मामला होगा कि बाहर से आ रहा है, समझे। तो देखो रिसेंट क्रूसेड अगेंस्ट ड्रग्स, अब देखो क्या हुआ, कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ, एंटी ड्रग ड्रिवन बिगन विद द डिस्ट्रॉइंग। देखो अब सरकार को पता चला कि भाई ये तो जो बाहर से आदमी आ रहा है तो ये ओपियम कल्टीवेट कर रहा है, ये ओपियम कल्टीवेट करना गलत चीज़ है ना, अफीम का नशा कर रहा है, अफीम का खेती कर रहा है। जैसे पता चला सरकार ने क्या किया, पूरा जितना भी खेती था सबको ख़त्म किया है। तो जो अभी का जो एंटी ड्रग स्टार्ट हुआ है कि पॉपी फील्ड जो था है ना, तो कि इलीगल सेक्टर यहाँ बैठ गए हैं और फॉरेस्ट क्लियर करके ये लोग ओपीएम, कैनबिस, ये गांजा वगैरह सब उगा रहे हैं वहाँ पे, तो सब खत्म किया गया है। द फर्स्ट वायलेंट प्रोटेस्ट वाज ऑन मार्च 10 को हुआ था कि भाई क्यों आखिर कि हटाओ इसको कुकी विलेज को, है ना, वाज अगेंस्ट द एविक्शन ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ कुकी विलेज, यानी कि लोग जो आके बस गए थे इस चीज़ को लेकर हो रहा था। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है कि ओनली ऑलराउंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यदि पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी उस स्टेट में पीस आ सकता है, बात समझे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के साथ आगे आना चाहिए। ऑप्शन समझ में आ गया होगा। देखो तैयारी यूपीएससी के कर रहे हो, कितने लोग मरे, क्या हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट है कि मेन फैक्टर क्या है, किसके वजह से ये दिक्कत हो रहा है। हाँ और भी डालो, ये ऑथर का अपना ओपिनियन है। हाँ करेक्ट हाँ सही बात है। तो हाँ तो सही बात, तो वो भी मणिपुरी पीपल है ना, बाकी भी मणिपुर क्या आए। अच्छा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब गलत चीज़ है ना, यदि ऐसा हो रहा है तो गलत चीज़ है। जैसे नागास का जो हाँ उसका वो पूरा नागालैंड से रिलेटेड, हाँ तो उसको एक नाम में पिरोया नहीं जा हाँ नहीं जा सकता बिल्कुल। मेन दिक्कत वहाँ पर हुआ। और भी सर जो अरे नागा है तो देखो नागालैंड तो भरा हुआ है, नागालिम का बात करता था नहीं लोग। हाँ हाँ लेकिन कुकी जो है बढ़ रहा है, वो जो भैया बताए थे जो अपना एडिटोरियल में बहुत कुछ हो नहीं बता एक 5 तारीख न्यूज़पेपर में एग्जैक्ट यही था। ठीक है, तो 5 ही तारीख आया तो वही उसी को दूसरे तरीके से दिया गया। हाँ हाँ वही थे, देखो वो पेपर से ही आता है यहाँ पे। आगे देखो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है सेम ही है, देखो सेम ही टॉपिक है, हिंदू पेपर में आया था। देखो वही सीसीटीवी सर्वेलेंस को लेके मैंने कहा ना तुम लोग को इसके बारे में ओवरऑल आइडिया दिया है।
अब देखो जैसे कि पहले भी चर्चा हो चुका है कि इंडिया का सीसीटीवी कैमरा कवरेज ना वो बढ़ते चला जा रहा है। एज ईयर पासेज सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी देखो दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, मोर कैमरास पर स्क्वायर माइल दैन सिटीज़ इन चाइना। चाइना के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है यहाँ पे। और सब ज़रा जो सीसीटीवी काम करता है वो दिल्ली में काम करता है। दिल्ली में तो वहाँ लगभग 60% सीसीटीवी ऑपरेट होता है, समझे। इसलिए सही है और गलत भी है। गलत क्यों है तो समझोगे भी थोड़ी देर में। देखो मगर ये समझने वाला चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना। जो सर्वे कंडक्ट किया गया था लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, ये एक सेंटर का नाम है, अगस्त 2022 में, ये कहता है कि 12 स्टेट एंड मोर देन 3/4 ऑफ द रिस्पोंडेंट सपोर्टिंग इंस्टॉलिंग सीसीटीवी, यानी कि 12 स्टेट और भी बहुत सारे क्या अगर सीसीटीवी कैमरा को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस उसके घर के आसपास होना चाहिए। कहने के मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग चाहते हैं कि उसके घर के पास भी सीसीटीवी कैमरा रहे। अभी होता है कि नहीं होता है बताओ। तो दुकान जाते हो, दुकान में देखते हो किस लेवल पे सीसीटीवी कैमरा रहता है। कोई भी मॉल चले जाओगे तो सीसीटीवी, और बैठ के वहाँ पे जो पैसा काटने वाला आदमी होता है पूरा ऐसे देख रहा है, आँख फाड़ फाड़ के कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर यहाँ से मटियानी चौक तक थोड़ा लगा हुआ है, यहाँ से कितना लगा है? यहाँ से मटियानी चौक तक हम उतना कैमरा का नहीं है, हम देखे। हाँ, मैंने चले या ना चले लेकिन कैमरा हम देखे। कवर पूरा हो, कवरेज पूरा है सर। अगर गवर्नमेंट नहीं लगाए जो इंडिविजुअल घर का लगा है उसमें भी आधा कवरेज हो चुका है। वो है। जैसे इधर एक बार बाइक आया था, सेरा रंग का कैमरा से ही पता चला था कौन चोरी किया। पता चल गया था, पकड़ा उसको? हाँ, पकड़ा होगा लेकिन कवरेज यहाँ पे इनका कैमरा है, और जो बेदागिरी साहब का कैमरा है, जो मुसलमान ये यहाँ से कवरेज पूरा चलो क्राइम, देखो क्राइम को फाइंड आउट करने में हेल्प, हाँ क्राइम को रोकने में हेल्प नहीं करता बट क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प करता है। रोकना तो मुश्किल है, सीसीटीवी कैमरा कैसे रोकेगा? 7 आपको सर्विलेंस कोई देखते रहेगा तभी होगा। हाँ हाँ ठीक है। देखो आगे रिसेंटली देखो तेलंगाना में, जैसे मैंने कहा ना तुम लोग को अभी जस्ट, तेलंगाना में क्या हुआ कि एक रॉन्ग मैन को पकड़ लिया गया पब्लिक के द्वारा कि उसने क्या किया, चेन स्नैचिंग इवेंट किया है। जैसे महिला का जो होता है चेन छीन के भाग जाने वाला, अभी देखते हो वीडियो सब बहुत निकलता है। तो बेचारा हकीकत में वो आदमी था ही नहीं, वो बेचारा इनोसेंट आदमी को पकड़ के ले गया है। अब हो सकता है उसको जेल में बहुत टर्चर हुआ, गंदा टर्चर हुआ होगा, बाहर निकला, देखो ही डाइड डेज आफ्टर बीइंग रिलीज, जैसे वो निकला बाहर मर गया वो। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सीसीटीवी कैमरा से आप जो सस्पेक्ट को पकड़ रहे हो, आप जिसको क्लेम कर रहे हो कि इसने कुछ गलत किया है और वो आदमी ना हो, तब तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा इनोसेंट आदमी के ऊपर। बात समझ रहे हो ना। और दूसरी बात है कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ही नहीं, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। जैसे देखो यूरोपियन यूनियन में कितना खतरनाक है कि जिस पर्पज़ के लिए, वही श्री कृष्णा कमेटी बना था कि नहीं बना था हम लोग का, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस पर्पज़ के लिए डेटा यूज़ किया जा रहा है, क्या जिस पर्पज़ के लिए डेटा लिया जा रहा है क्या उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। यही था श्री कृष्णा कमेटी की, वही पर्पज़ के लिए होना चाहिए, लेजिटिमेट पर्पज़ के लिए होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है। मैं यहाँ जानते हो कि सरकार कभी भी मैनिपुलेट कर सकती है। सबसे पहले तो हमको डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्राइवेसी इज़ द मेन कंसर्न, सबसे मेन कंसर्न सीसीटीवी का प्राइवेसी है। कि हर समय जैसे देखो हर समय बात होता ही कि जैसे एयरपोर्ट जाओगे तो एयरपोर्ट में तुमको खुद ट्रैक कर लेगा, तुम्हारा बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। हो सकता है बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन सरकार चाहे तो गलत तरीके से यूज़ कर सकती है आपको। बात समझे नहीं, देयर इज ए कंसर्न, प्राइवेसी कंसर्न। आधार कार्ड कितना बड़ा प्राइवेसी कंसर्न है कि नहीं, बताओ। आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो जात का जो हो रहा है बंद करो उसको, और जितना भी डेटा हुआ रिलीज ही नहीं करना है। तो पता है कि डेटा इज इम्पॉर्टेंट। हाँ बिहार वाला पता है ना, बंद हो गया है, नहीं पता है, बंद करवा दिया। नीतीश कुमार कल ही तो हाँ किया था, फिर उसको भी रिजेक्ट हाँ रिजेक्ट कर दिया, हो गया खत्म। जो भी डेटा कलेक्ट किए रखो, रिलीज नहीं करना है, उसको भी डिसबैंडन करना है। देखो हम लोग जो चाह रहे थे वही हुआ, ठीक है ना। और हम लोग को लग ही रहा था कि ऊपर से कुछ ना कुछ तो होगा, ये हम लोग का अनुमान था, हो भी गया। बताओ ये क्या, हमको तो गरियाने का मन कर रहा है ही, ये नहीं देखेगा। तुम देख रहे हो ना, जात देखेगा कौन 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 जात है, क्या है, किसको लुभाना है। बस जिस स्टेट में हाँ अब बोला है तो अब कुछ नहीं, कितना पूरा सर्वे हुआ था, तो 1/10 हुआ होगा, 1/5 हुआ होगा, और कितना 1/5 भी नहीं हुआ होगा, जैसे स्टार्टिंग हुआ था। आगे देखो, लुक एट द वेरियस स्टडीज, यहाँ पे ध्यान दो। देखो अब देखो इसमें क्या है कि थोड़ा स्टडीज करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा की वजह से क्या क्या हेल्प हुआ है। द स्टेट सेज दैट सीसी कैमरा हेल्प्स रिड्यूस क्राइम। हाँ स्टेट कहता है, स्टेट का अपना मानना है कि सीसी कैमरास की वजह से तुम्हारा क्राइम घटता है, मगर
यदि हम मल्टीपल स्टडीज़ देखें यूके का ना, तो वो कहता है कि कोई कनेक्शन नहीं है सीसीटीवी कैमरा और रिडक्शन ऑफ क्राइम का। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टडी हुआ उसके हिसाब से ये है कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का मतलब ये नहीं कि क्राइम कम हो जाएगा। ठीक है, वो विदेश है, विदेश का स्टडी कुछ और भी हो सकता है, जो नहीं कि विदेश का स्टडी हमको हेल्प करे, क्योंकि दोनों का अलग जगह है। हमारे जो स्टेट है वो कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होने से रिडक्शन क्राइम में होता है। देखो CAG का ऑडिट है, उसमें बोला गया कि यस ओनली 55 to 70% कैमरास आर वर्किंग। हाँ, पूरा दिल्ली में 100% में 65 तक ही कर पाता है ठीक से कैमरा काम। तो ओवर रिलायंस ऑन दिस सिस्टम में ले टू द, हाँ ज़्यादातर यदि तुमको क्रिमिनल पकड़ना है जिसने क्राइम किया है और उसका आधार यदि केवल सीसीटीवी कैमरा ही हो, तो हर समय चांस होता है फॉल्स निगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव का। फॉल्स पॉजिटिव मतलब है कि देखो, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि वो आदमी नहीं है मगर पकड़ा गया वही है, जैसे तेलंगाना में हुआ है, वो उसने क्राइम नहीं किया था मैं पकड़ा है ना। फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स मगर पॉजिटिव आ गया वो, जैसे कोविड-19 में जो टेस्ट हो रहा था कि कोविड नहीं है फिर भी फॉल्स पॉजिटिव आ गया। दूसरा कि फॉल्स नेगेटिव आया, यानी कि वो पकड़ लिया गया, वो रियल में है बट वो बोल रहा है कि कैमरा की नहीं है वो, तो चलो उसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सेकंड कैटेगरी में तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फॉल्स पॉजिटिव में तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आर यू गेटिंग मी? फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। आगे देखो, तो यहाँ पे देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस सिस्टम रहे तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो चिलिंग इफेक्ट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाँ आपका घूमने का, प्रोटेस्ट करने का, सब पे असर पड़ेगा। अब देखो खुद सोचो कि कोई बैठा हुआ है आदमी, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है कि नहीं आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 में दिया गया है। अब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अब पुलिस लोग तो और चालाक हो गया, पुलिस लोग तो अब मोबाइल फ़ोन पहुंच जाता है लेके बनाने के लिए वीडियो। तो जो आदमी जो चाहता है कि जो आदमी को डर है तो भाग जाएगा प्रोटेस्ट से, तो फिर उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो कैसे चलेगा फिर। और पता है बहुत ही स्टेट लोग ने, सच में स्टेट लोग फंडामेंटल राइट्स ख़त्म करता है, ठीक है ना। अरे हमारा उसी प्रोटेस्ट से भारत आज़ाद हुआ है, तुम काहे भूल रहे हो सब चीज़ को। आज हम मोदी जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, आज हम नीतीश कुमार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, तो गलत क्या है? हमको अधिकार है अपना, जैसे अपराध होगा तो हमको अधिकार नहीं है न्याय के लिए, क्या हम प्रोटेस्ट करेंगे? हमारे साथ गलत हुआ हम प्रोटेस्ट करेंगे। वहाँ पे स्टेट डराएगा हमको, है ना, पुलिस प्रशासन हमको डराएगा, गलत चीज़ है कि नहीं बताओ तो। और सीसीटीवी कैमरा कहीं ना कहीं वो कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा पकड़ लेता है, उसको 2 को मारेगा 3 को मारेगा। जैसे अग्निवीर के साथ क्या हुआ था, उसने भले ही गलत किया है, पकड़ के उसको दिया है, बोला कि नेक्स्ट टाइम तुम एलिजिबल भी नहीं रहेगा। तो फिर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। खाली एक सीसीटीवी कैमरा को खाली पॉजिटिव ही मत देखो, एक कोइन का दूसरे साइड में भी है डेंजर चीज छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज नथिंग बट मैचिंग द सीसीटीवी फुटेज अगेंस्ट द डेटाबेस। आप देखो ये समझो अच्छे से, जो सीसीटीवी कैमरा से जो फेशियल रिकॉग्निशन होता है, देखो सीसीटीवी कैमरा वैसे ऊपर रहेगा, तुम आसपास जाते हो। अब मान लो कि देखो कोई क्रिमिनल आदमी है, समझे, कोई क्रिमिनल आदमी पहले से किसी ने क्राइम किया है, लूट मार किया है, तो उसका डेटा तो पुलिस स्टेशन में रहता है, उसका डेटा उटा थंब वम फेशियल रिकॉग्निशन रख लिया जाता है। कंट्री डेवलपिंग हो रहा है तो लिया जाता है। बाद में जब डेटाबेस सीसीटीवी कैमरा से जो देखा जाए कि ये कौन सा क्रिमिनल है जिसके साथ चेहरा मैच हो सकता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी के साथ मैच हो गया। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हारा जो पासपोर्ट था वो बचपन वाला फ़ोटो था और अभी वाला नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि मैच कर गया तो तुमको पकड़ के घर से उठा लेगा वो, क्योंकि तुम है ही नहीं। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में भी तो फॉल्ट हो ही सकता है, डिजिटल है तो टेक्नोलॉजी है तो फॉल्ट हो ही सकता है। अब वो आओ ना देखा ताओ देखा, इधर ना उधर देखा, वो तुमको पकड़ के ले गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट फोटो पहले का दूसरा कुछ था। तो यदि एरर भी हो गया तो वो लोग सही मान को, डेट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव ना, डेट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। ये फॉल्स पॉजिटिव है कि आपने किया ही नहीं मगर आपको पॉजिटिव आ गया। देखो वही चीज़ बता रहा है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो कुछ नहीं, सीसीटीवी का जो फुटेज होगा और जो भी डेटाबेस कलेक्ट करके रखा है, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है जो पुलिस लोग रखा है, या पासपोर्ट हो सकता है, लाइसेंस रिकॉर्ड हो सकता है, उसे मैच करवा देता है। मैच करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फॉल्स पॉजिटिव आ गया, फॉल्स नेगेटिव आ गया, तो दोनों ही केस बेकार है। स्पेशली जो फॉल्स नेगेटिव है वो तो सॉरी स्पेशली जो फॉल्स पॉजिटिव वो तो और खतरनाक चीज़ है। तो मैच करके पहले देखो क्यों नहीं मैच कर सकता है, मैच कर ही सकता है। जैसे मान लो कि क्रिमिनल कोई है, जैसे बहुत देखो कहीं पे क्राइम होता है तो बहुत सारे आदमी आते जाते हैं, कहीं पे भी मर्डर हुआ तो तुम देखो सीसीटीवी में तो बहुत आदमी आ रहा है जा रहा है, और कोई एक आदमी को टारगेट कर रहे हो। अब मान लो कि कोई ऐसा भी आदमी आ रहा है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले से है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, वो देखिए बार में धरा जाएगा।
तो समझ रहे हो ना फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस कितना है। एग्जाम्पल देखो, जो हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 है, उसमें कहा गया कि फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स और जो भी एविडेंस वो 75 साल तक के लिए रखा जा सकता है कंट्री में एज ए एविडेंस के रूप में। 75 ईयर्स तक उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। ये है। और देखो जैसे एग्जांपल दिया है कि प्रोटेस्ट साइट में इवन देयर इज अ नो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो पुलिस देखो अपना ही फोन यूज़ कर लेता है, हैंडी कैमरा सब यूज़ कर लेता है रिकॉर्डिंग के लिए। हाउएवर देयर इज अ नो ओवरसाइट ऑफ द एक्शंस, यानी कि और उसके बाद पुलिस का ये जो बर्ताव है उसके ऊपर तो कोई दूसरा कोई कमेटी है ही नहीं, दूसरा कोई संस्था ही नहीं कि जो पुलिस को बोले कि मत करो ऐसा। ये पुलिस क्यों करेगा? वो पुलिस का अधिकार ही नहीं है वीडियो बनाने की। पुलिस डराना चाह रहा है कि देखो बाबू वीडियो लेके जा रहे हैं, डंडा लेके आएंगे कल। तो इसे जो आदमी प्रोटेस्ट में शामिल होने वाला था, जिसको अधिकार था आर्टिकल 19 को एंजॉय करने का, वो डर से नहीं आएगा। ये जो भी है तो वो भी माफ़ी मांग के भाग जाएगा वहाँ से। तो क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट चिलिंग इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ आपके फंडामेंटल राइट्स पे? समझ गए ना? राइट, देखो वो लिखा तो गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है। यदि पुलिस रिकॉर्ड सच प्रोटेस्ट यदि पुलिस ने रिकॉर्ड किया कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसका ये चिलिंग इफेक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो पीपल में भी इसके पीपल को डर लगेगा कि पुलिस कहीं उसको आइडेंटिफाई ना कर ले। तो इसलिए स्टूडेंट राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम एंड राइट ऑफ स्पीच जो भी हमें मिला है संविधान के द्वारा सब वायलेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द स्टेट। समझ गए ना? तो सीसीटीवी कैमरा भी कर सकता है ये चीज़, या पुलिस का कैमरा भी कर सकता है ये चीज़। चिलिंग इफेक्ट मतलब निगेटिव असर पड़ना, निगेटिव असर। देयर इज आप देखो अब क्या बात करो, अब हमारे कंट्री में तो कोई लॉ ही नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन बिल ही है ना, कोई लॉ है? अब कोई भी डेटा पासपोर्ट कलेक्ट किया, जैसे आधार कार्ड क्यों नहीं दिया आधार कार्ड हम? हाँ क्यों नहीं दिया आधार कार्ड हम? वो पता है कि भारत में है ही नहीं लॉ, हमारा आधार कार्ड किसी तरह भी नेगेटिवली यूज़ कर सकता है। वो भी राज्य समझता है राज्य कितना नेगेटिवली यूज़ करता है उस चीज़ का। तो मेन देखो हमारे कंट्री में कोई लॉ ही नहीं है ये हाउ टू कलेक्ट द डेटा, कैसे प्रोसेस होगा, स्टोर होता है किसके साथ शेयर होगा। समझ रहे हो ना? हमारा जात पात देख लेगा, उस हिसाब से फिर हमको टारगेट करेगा। तो इट विल बी क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स। और हमारे कंट्री में तो यूरोप वाला तो कोई डेटा प्रोटेक्शन वाला तो है ही नहीं, हमारे कंट्री में नेशन स्टेज पे भी नहीं है। तो यहाँ देखते हो ना कि डेटा गलत तरीके से कलेक्ट करके गलत उसका फ़ायदा उठा लिया जाता है। आगे देखो, तो देयर इज ऑल्सो नो स्पीच, देखो हमारे पास लॉ ही नहीं है, तो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के लिए नहीं है ना। यहाँ हाउ द पुलिस शुड यूज़, कैसे पुलिस को सीसीटीवी कैमरा यूज़ करना चाहिए, कैसे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, उसके लिए भी कोई लॉ नहीं है हमारे कंट्री में। अब जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट तुमको बता दिए, उसमें क्या कर सकता है डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट वो नया टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। खाली फेशियल रिकॉग्निशन का नहीं, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन भी है ना, वॉइस डिटेक्शन भी। तो मगर पुलिस जो कर रहा है उसके ऊपर भी एक कमेटी होना चाहिए, ओवरसाइट होना चाहिए, क्या पुलिस सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है इनोसेंट आदमी को बाहर में डाल दे वो, तो पुलिस के ऊपर भी तो लगा होना। हमारे कंट्री में क्या दिक्कत है, पुलिस सब कुछ ऐसा थोड़ी है, पुलिस बहुत छोटा चीज़ है, पुलिस के ऊपर भी एक लगाम होना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम है। देखो यदि हम न्यूयॉर्क या लंदन का बात करें, देखो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ओवरसाइट कमेटी होता है, यदि पुलिस एक्सेस करे तो ओवरसाइट कमेटी अपना रिपोर्ट बना के दे देगा और बढ़िया जज देख लेगा उसको। तो वहाँ है, देखो यदि कोई भी सिविल राइट्स वायलेशन होता है तो कंप्लेंट कर सकता है पुलिस के अगेंस्ट भी। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैव मैनुअल, देखो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का अपना पुलिस मैनुअल्स होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होता है। हाउएवर फेशियल रिकॉग्निशन और आर नॉट पार्ट, देखो इस मैनुअल में पार्ट ही नहीं है उसका फेशियल रिकॉग्नाइज करना सीसीटीवी कैमरा द्वारा। ये मैनुअल में, पुलिस के मैनुअल अभी तक आया ही नहीं। तो पहले तो आपको जाके पुलिस मैनुअल को चेक करना होगा, यही ना इस बार पुलिस मैनुअल में निकाला गया ना आनंद सिंह को निकालने के लिए, ये पुलिस मैनुअल ही तो था ये। तो फिर तो आपके पुलिस मैनुअल में यानी कि पुलिस का जो किस तरह काम करना चाहिए एविडेंस के लिए, उसमें है ही नहीं फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में, उस तरह का टेक्नोलॉजी का बात ही नहीं है। आप फालतू का यूज़ किए जा रहे। देयर मस्ट बी सपोर्टेड लॉ ना, लॉ सपोर्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके पास अभी स्टिल अभी तक नहीं है। यहाँ पे देखो इनफैक्ट वी रिक्वायर डेटा, इसलिए हमें चाहिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ, हमें चाहिए डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स कि जिस पर्पज़ के लिए उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। उसके बाद फिर हमको पूछो, हम बोलेंगे डिलीट करने के लिए डिलीट कर दो मेरा डेटा, क्यों रखेगा मेरा डेटा तुम? बात समझ? इसका मतलब डेटा टू बी, डेटा को जो यूज़ करना चाहिए वो लॉफुल पर्पज़ के लिए होना चाहिए, तो उसी टाइम के लिए, जब तक हम बोलेंगे तभी तक लिए होना चाहिए। उसके बाद डिलीट करो। हमारे कंट्री में पूरा वैक्यूम है इस चीज़ को लेके। तो पहले तो हमको डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर काम करना चाहिए, उसको एक्ट बनाना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट? तो मामला क्या है, जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है, उसका उधर असर देखोगे तो फिर उसका कोई के उस साइड भी बहुत भयानक चीज़ है यदि पूरा कंप्रिहेंसिवली देखा जाए तो। आगे देखते हैं। देखो मैंने कहा है कि जीएम पोर्टल, अरे क्या अच्छा है, भारत के लिए बहुत खूबसूरत। मैंने बताया ना, इट जस्ट लाइक ई कॉमर्स साइट्स, समझे ना।
ये एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, इस प्लेटफॉर्म पे भारत सरकार, राज्य सरकार है ना, या PSUs भारत सरकार का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, या फिर स्टेट का भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, या तुम्हारा स्टेट का सेंटर का जो कोऑपरेटिव्स है, सब लोग यहाँ से खरीद सकते हैं इस पोर्टल से। समझ गए ना? जैसे हम अमेजन से तुम मंगवा सकती हो ना किताब, हाँ अमेजन से तुम बिस्किट मंगवा सकती हो ना, तो बिल्कुल ये GM ये सरकार के लिए बिस्किट मंगाने वाला जगह है, सरकार के लिए सर्विस देने वाला जगह है, और गजब बढ़ा है ये। इसका एक रीज़न क्या है कि फेसलेस है, केवल टेक्नोलॉजी डिसाइड करे। जब टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगा तो ये नहीं बोलेगा कि सलजा हमारी सिस्टर है या वो दीदी है या बहन है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी को नहीं जानता है, इसलिए टेक्नोलॉजी बेस्ट देता है। तो यही इसलिए GM एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है हमारे कंट्री के लिए। देखो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे समझते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस किया है। कैसे हम कह सकते हैं? अब देखो इसमें तुम समझ सकते हो कैसे हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहले अगस्त 2026 को इसको लागू किया गया, सेटअप किया गया, क्योंकि उससे पहले जो चल रहा था वो DGS&D चल रहा था, यानी कि डायरेक्टेड जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल चल रहा था, जो कि फेल हो गया। वो अच्छे से कहा क्योंकि उसमें बहुत करप्शन था, समझे ना, बट उसको रिप्लेस करके 2016 में अगस्त में लाया गया। बट इसका स्टोरी बहुत सक्सेसफुल है अनलाइक प्रीवियस वन। देखो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिशियल एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कोऑपरेटिव परचेज गुड्स एंड सर्विस। सही बात है ना? और देखो ना क्या गजब का बात हुआ, इस सिंगल ईयर में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 5 मिलियन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ सिंगल ईयर में, यानी कि 2 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ एक साल में। बहुत बड़ा आंकड़ा है कि नहीं है? बताओ तो। हाँ, सरकार के लिए भी बढ़िया है, सरकार को आराम से मिल जा रहा है। ये बहुत खुशी का खबर है कि कितना सक्सेसफुल रहा है सरकार का ये पोर्टल। समझिए कौन कौन ले सकता है? तो ऑफिशियल एजेंसी वही जो बोले हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी लोग सब है वो सब ले सकता है इस पोर्टल से, बाहर खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये एक ई-कॉमर्स साइट है। अब देखो यहाँ पे देखो कितना जंप हुआ है स्टूडेंट, बताओ प्रीवियस ईयर में 1.07 यानी कह सकते 1 लाख करोड़ का था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो बढ़ के बाबू हो गया 2 लाख करोड़। 22-23 का आंकड़ा जो है उसमें कितना है? 2 लाख करोड़ है। पहले कितना था ट्रांजैक्शन? 1 लाख करोड़। डबल हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बार डबल हो गया। तो कब डबल? यदि इस तरह आंकड़ा जंप कर जाए, इसका मतलब क्या? बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लोग बहुत सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, और सब काम हो रहा है सरकार का भी, जो भी गुड्स और सर्विस का जो नीड है। यहाँ पे देखो ये जर्नी है, ये जर्नी देखो स्टार्ट कब हुआ? 2016 और 17 में ओनली 42 केवल तुम्हारा 400 करोड़ के आसपास का कमाई था, बढ़ते बढ़ते देखो अभी कहाँ तक पहुँच गया है। तो पोर्टल लॉन्च जब किए थे तो प्रधानमंत्री का बात था, प्रधानमंत्री का वही विजन था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। पहले बताएं कब होगा? डिजिटली हो सकता है, ये डिजिटल ही पॉसिबल है कि सरकार का एफर्ट कम मगर रिजल्ट बहुत तगड़ा, गवर्नेंस ज़्यादा होना चाहिए। गवर्नेंस मतलब रिजल्ट, डिलीवरी सिस्टम। जैसे PDS इज ए गवर्नेंस, पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, एंड गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का ये बहुत ज़्यादा ये ब्रांच नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन कैसे, हाउ टू डिलीवर द सर्विस, दैट इज अ गवर्नेंस। यहाँ पे देखो GM ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, देखो बहुत बढ़िया है ये बहुत खूबसूरत है। सच एज कम्पिटेटिव बिडिंग, देखो कम्पिटेटिव बिडिंग होता है यहाँ पे, इसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर अंडरटेकिंग। देखो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अभी लगभग 40 करोड़ तुम्हारा सेव हुआ। यदि दूसरी जगह से खरीदता है स्टूडेंट तो 40,000 करोड़ का नुकसान होता है। अभी इस पोर्टल की वजह से 40,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट का, क्योंकि दे आर गेटिंग द गुड्स एट अप्रोप्रिएट टाइम, दे आर गेटिंग द गुड्स इन वेरी गुड प्राइस। तो इसलिए इतना तुम्हारा टैक्स पेयर का मनी बचा हुआ है, क्योंकि आखिर सरकार तो हमारा ही पैसे से खर्च करती है ना। पहले का प्रॉब्लम क्या था बताए थे ना, ओल्ड वाला जो प्रॉब्लम हुआ था, पहले वाला बताए थे ना, DC जमन करके था वो। प्रीवियस सिस्टम बहुत पुराना मैनुअल प्रोसेस था, जिसमें इनएफिशिएंसी था, दुनिया भर करप्शन था, और उसका जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट था बहुत ही ओपेक था, समझे? यानी कि जो अंदर कितना वो डिमांड है, कितना वो बोला गया, कितना गया है, वो पता ही नहीं चलता था। कितना हम परचेस कर रहे हैं, कितना अगला वाला दे रहा है, हमको पता ही नहीं था वो, क्योंकि उस समय डिजिटल था ही नहीं। डिजिटल इंडिया तो बाद में आया है प्रोग्राम, बात समझे? देखो टाइम बहुत समय, आज तुम ऑर्डर करता है तो बाबू 2 हफ्ता में आ रहा है तुम्हारा सामान। क्यूमर्सम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ था, और करप्शन एंड कार्टेलाइजेशन। देखो कार्टेलाइजेशन का मतलब क्या है? अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो कि जो पोर्टल है, पहले वाला जो पोर्टल था GM से पहले वाला जो पोर्टल था
उसमें कार्टेलाइजेशन हो रहा था, यानी कि 4 कंपनी एक साथ आ जा रहे थे कि चलो हम ही लोग बेचेंगे। तो ऐसे 4 कंपनी एक साथ आके आ जाएगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ होगा, मोनोपोली हो जाएगा। बात समझे ना, तो मोनोपोली होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टेलाइजेशन। बताए थे ना तुम लोग को, एपीएमसी मंडी बताए थे तो कार्टेलाइजेशन क्या होता है। तो ह्यूमन इंटरफेस देखो, सबसे बड़ा ह्यूमन इंटरफेस, आदमी रहेगा तो गंद देगा ही देगा वो, समझे ना। इंसान बायस होता है, बहुत कम ही इंसान होता है कि जो बायस नहीं होता है। अब देखो पहले वाला सिस्टम यही था कि प्रिविलेज, जो प्रिविलेज आदमी है वही तुम्हारा एंट्री बैरियर क्रॉस, क्योंकि कार्टेलाइजेशन बना हुआ पहले से चार जो है 4 कंपनी है वो बेचना चाहता है सामान। तो नया प्रिविलेज, नया ग्रुप को आना है, नया कंपनी को आना है तो बहुत भयंकर होना चाहिए, रिलायंस जियो टाइप का होना चाहिए, तभी वो बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, या सरकार का सपोर्ट होना चाहिए उसको। तो इसलिए बोला कि केवल बहुत कम ही फ्यू ही लोग थे जो कि इतना बड़ा जो एंट्री बैरियर को क्रॉस करके अंदर जा सकते थे और वो भी अपना सामान बेच सकते थे। मगर अभी ऐसा नहीं है, इफ़ यू प्रोवाइड गुड सर्विस गुड्स तो आराम से अंदर आ सकते हो। बायर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं था, वो घटिया वाला सब स्टैंडर्ड गुड्स तुमको हाई दाम में खरीदना पड़ता था, कोई नॉन नेगोशिएबल रेट्स था कि रेट तुम कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ना, और सप्लायर जो है सब बेकार का है, वो दे रहा है, बिक रहा है, हमारा पूरा कार्टेलाइजेशन है, जो भी सामान पड़ोस दो ले लेगा वो। तो जो कंज्यूमर थे, यानी गवर्नमेंट जो कंज्यूमर होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, वो भी वही ले रहे थे। लेट हो रहा था, करप्शन था, कार्टेलाइजेशन था, लॉट ऑफ प्रॉब्लम ना। तो पोटेंशियल सेलर हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ द फैसिलिटिंग एजेंसी टू गेट इम्पेल्ड एंड देन गेट टाइम। बताओ, जो अच्छा सेलर लोग था, पोटेंशियल सेलर लोग, वो लोग को तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता भी था तो बहुत डिले पेमेंट मिलता था, तो ये लोग का ही मनोबल घट जाता था, समझे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस देखो, जीएम का पूरा ठीक कॉन्ट्रास्ट है। अब तो ह्यूमन इंटरफेस है ही नहीं। अब तुमको रजिस्ट्रेशन करना है, मान लो कि 3-4 कंपनी को रजिस्टर करना है जीएम में, तो रजिस्ट्रेशन कर लेगा डिजिटली। तुमको अब प्लेसमेंट करना है ऑर्डर का, आराम से कर लो। तो हमको खुद पता नहीं कि तुमको हम सामान दे रहे हैं, तुम्हारा मेरा बीच में लिंक ही नहीं रहा, हम पोर्टल को दे रहे हैं, पोर्टल तुमको दे रहा है। डिजिटली हो रहा है सब कुछ। जैसे अभी ई-कॉमर्स साइड में डिजिटली ही होता है ना, तो कोई थोड़ी देखता है कि हमारा जात का आदमी है। बात समझे, आदमी करता है मगर वो काम कैसे हो रहा है, डिजिटली हो रहा है ना। वो थोड़ी देख रहे हैं कौन सा कास्ट का, कौन सा हिंदू है, कौन सा मुस्लिम हो, किसी के घर में भी जा सकता है। वही चीज़ हो रहा है, देखो कि ह्यूमन इंटरफेस रहा ही नहीं वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए। वेंडर मतलब क्या है, जिसको आना है प्लेटफॉर्म में, जो बेचना चाहता है कुछ भी। तो पहले आदमी देखता था, अब क्या, रजिस्ट्रेशन कर लो, हो गया तुम इसका हिस्सा। ऑर्डर प्लेसमेंट करो, पेमेंट प्रोसेस करो, आराम से टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जा रहा है, जैसे अभी होता है एट एवरी स्टेप। देखो अब इतना ही नहीं है, अब SMS ईमेल नोटिफिकेशन भी बाहर को जाएगा, ठीक है, जो बेचने वाला है, और उसके टॉप ऑर्गेनाइजेशन को भी जाएगा, वो पता चलना चाहिए उसको, ऊपर हायरार्की लेवल पे उसको भी जाएगा, हेड ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, पेइंग अथॉरिटी, सेलर्स, सबको जाएगा इन्फॉर्मेशन, ईमेल से SMS, इतना खरीदा गया आपका डिपार्टमेंट का ही है वो, आज जो बेचने वाला है उसको भी जाएगा। तो कितना अकाउंटेबिलिटी मेंटेन, जैसे तुम्हारे अकाउंट से कोई पैसा निकाले तुरंत मैसेज आता है ना, तो फिर पेपरलेस हो गया, कैशलेस हो गया, फेसलेस हो गया, यही तो फ्रीडम है। गुड्स और सर्विस आराम से तुम कंपिटेटिव रेट्स में ले सकते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। पहले देख तो प्रिविलेज 1 को ही मिलता था अंदर जाने का चांस। तो न्यू कॉम्पिटिटिव सिस्टम ने ट्रांसफॉर्म कर दिया पब्लिक प्रोक्योरमेंट का। आपको जो भी सरकार को जो भी सामान लेना हो वो आराम से ले सकती है। और MSME एंड स्मॉल बिजनेस एसेस टू सॉर्ट आफ्टर, यस, अब ये लोग का MSME को भी वोट कर दो इसके अंदर। MSME बेचारा बनाया सामान, डाल दो इसमें GEM पोर्टल पे, तो MSME का तो पहले से मार्केट क्रिएटेड है, कितना बढ़िया ना, सो गुड ना। तो MSME का भी एक डिमांड बढ़ जाएगा, जिसको हर समय तकलीफ रहता है मार्केट को लेकर। तो यहाँ देखो, लुक एट, अब इंडिपेंडेंट थोड़ा स्टडीज़ देखते हैं कहाँ तक क्या हुआ है। तो एक इंडिपेंडेंट स्टडी हुआ था वर्ल्ड बैंक और IMF का। लखनऊ क्या है तुम्हारा एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज 10% सेविंग फ्रॉम द मीडियम, देखो ये लगभग 10% बचाया है अपना। वर्ल्ड बैंक नोटेड एट द एडिशन ऑफ एवरी न्यू बिडर, जितना नए बिडर आते हैं उतना ही इंक्रीज होता है 0.55, यानी कि नया जैसे आया तो और लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ और लोग का पैसा बचता है। जैसे देखो ना बच्चे लोग, ये मोहल्ला में एक पानी पूरी का ठेला और 10 पानी पूरी का ठेला, एक कोई 10 रुपया में 5 पानी पूरी दे रहा है, अगला बोलेगा कि हम 7 देंगे, 2 खाओगे ना एक्स्ट्रा। एक तो ऐसे भी छोटा वाला तो फिक्स्ड ही है, वो तो खाओगे आलू के साथ। तो जितना बिडर आ रहा है उतना सेविंग हो रहा है, 0.55 घट रहा है, यानी कस्टमर को उतना ही फायदा हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव करवाता है, समझ गए। यहाँ पे देखो, तो स्टडी जो हुआ था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का, उसने भी कहा कि एनुअल कॉस्टिंग सेविंग तुम्हारा
ये भी बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है, 8 से लेकर 11% का सेव हो सकता है, बच सकता है, एक्स्ट्रा पैसा आपका बच सकता है। दैट्स राइट सम बाय द प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे कहा है कि मिनिमम प्राइस भी कम लगेगा, मैक्सिमम ईज भी है, एफिशिएंसी भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है सिस्टम में। एंड बिल्कुल मोदी जी का हर चीज़ बोला हुआ आंकड़ा के साथ मैच करता है। ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है GEM पोर्टल। समझ गए ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखते थोड़ा कैटेगरी देख लो, कितना कैटेगरी, अरे बाबू ये ई-कॉमर्स साइट को दाब देगा ये, समझा? ई-कॉमर्स साइट में तुमको कितना मिलता है प्रोडक्ट, मुश्किल से 1000 प्रोडक्ट होता है, 1000 प्रोडक्ट का कैटेगरी होता है, इसका 12000 प्रोडक्ट कैटेगरी बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट देखोगे 3.2 मिलियन लिस्टेड है, यानी कि 32 लाख है तुम्हारा। हम क्यों करेंगे? ये सरकार के लिए है, ई-कॉमर्स साइट हम लोग के लिए है, ये सरकार के लिए है। ऑफिसर बिल्कुल कर सकता है, PSU गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिल्कुल कर सकता है। हाँ हाँ, PSU स्टेट गवर्नमेंट। उसका दायरा क्या हो सकता है? पुलिस भी कर सकता है। अब उसका दायरा तो वही जान, गवर्नमेंट ऑफिसर कर सकता है, जो ऑफिसर रैंक का होगा वो हो जाएगा, एम्प्लॉय वाला नहीं, ऑफिसर वाला। ऑफिसर हाँ कर सकता है ऑफिसर कितना है, मुख्य ऑफिसर है भारत। हाँ कर सकता है। लाइट क्लास उसी में, लाइट क्लास में। अच्छा, तो उसको आराम से सेवा मिल सकता है। देखो ना यहाँ पे, अब इसमें लगभग 12000 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, प्रोडक्ट अलग अलग, और उसमें सामान यदि लिस्टेड प्रोडक्ट देखें तो लगभग 32 लाख है, ह्यूज है। 280 सर्विस कैटेगरीज भी है, ठीक है, मोर देन 2.8 लाख सर्विस ऑफरिंग्स भी है, इतना ज़्यादा कुछ है। देखो, एंड इट इज़ अ कैटरिंग टू डाइवर्स प्रोक्योरमेंट। देखो इससे क्या है कि लगभग आप देखो यहाँ पे लगभग 70,000 कह सकते हैं, 70,000 गवर्नमेंट बायर्स ऑर्गेनाइजेशन है खरीदने वाले, लगभग 70,000, ठीक है, और इसकी वजह से ये लोग का लगभग 40,000 करोड़ बच रहा है। तो यस, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए भी, जो खरीदता है गवर्नमेंट का एजेंसी, और तुम्हारा सेलर्स के लिए भी। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट लेड सक्सेस स्टोरीज है GEM। तो गिवन द स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन द रेलिंग द ओल्ड, है ना, डीपली इंट्रेंच प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, दिस जो पहले का कितना गलत चीज़ था, उसके हिसाब में ये कितना बेहतरीन है स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं ये एक ना ग्लोबल लेवल पे भी एक एग्जाम्पल जाता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, तो ऐसा होगा तो मोनोपोली टूट जाएगा ये लोग का। अब कायदे से पता है स्टूडेंट, कायदे से तो हमारा इंडियन डोमेस्टिक को ही ई-कॉमर्स साइट पे भी जाना चाहिए था। वैसे भी जो सब प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे मार्केट का ही प्रोडक्ट, हमारा ही है, ये लोग खा रहा है बिचौलिया, ये बीच का एक ब्रोकर बन गया। हाँ, सब ब्रोकर है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्या हम ये तो आराम से कर सकता था। आराम से, हम तो बोलते, इसलिए बोलते ना बुढ़बक बच्चे लोग एंटरप्रेन्योर बनो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, डिजिटली अवेयर रहो। अब कितना कमाएगा देख रहे हो ना, कमाई देख रहा है। अब पता चलता है कि जिससे ले रहा है उसी तरह कमाई ई-कॉमर्स साइट ही कर रहा है। तो हमारा डोमेस्टिक वाला कंपनी सब क्यों नहीं ई-कॉमर्स साइट खोल सकता? अभी तो खोला है, बहुत सारा खुला है। मिंत्रा कहाँ का है बताओ तो? मिंत्रा भारत का ही है ना, तो फिर हाँ मिंत्रा, हाँ तो फिर यस, अब ई-कॉमर्स साइट पे कोई उतना उस लेवल पे कोई है ही नहीं अभी। अमेजन और फ्लिपकार्ट ही नज़र आता है अभी भी स्टिल। हाँ, वो फ्लिपकार्ट हमारा इंडियन ही था, सही बात था। तो फिर अमेज़न का सर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है सर, हर प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। जैसे मिंत्रा हो गया आपका, उसमें कपड़ा रिलेटेड ही चीज़ रहेगा और हल्का सा एक्सेसरीज। पर अमेज़न में क्या है, आपका हर चीज़, लैब का सामान है वो भी मिल जाएगा, उसका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, इसलिए मार्केट तो जब है उसका भी, तो हमको भी करना चाहिए। आर्टिसंस को लेकर देखो, विश्वकर्मा को कितना प्रॉब्लम है, आर्टिसन को प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो उसके लिए भी काम कर सकते थे हम लोग। आगे देखो, लास्ट वन, GS पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट। देखो अब देखो, ये समझने वाला चीज़ है, बहुत समझने वाला चीज़ है, ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकता है नहीं समझोगे तो। अब देखो वेब 1.0 बता दिए हैं, जहाँ पे वो जो दौर था जहाँ पे ईमेल लिख के भेजते थे। एक टाइम में ना एक टाइम में ईमेल बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कि कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से कहाँ मैसेज जा रहा है, ईमेल, फीचर्ड फूड मैसेज। हाँ देखते हो, चिट्ठी का दौर ख़त्म हो रहा है, अब मैसेज आ रहा है। अब फिर उसके बाद अभी जो यूज़ करते हैं वेब 2.0 है, जो अभी यूज़ करते हो, मैसेज कर देते हो किसी को भी, वीडियो कॉल कर देते हो, दैट्स कॉल्ड वेब 2.0। और इससे ऊपर जो अभी स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ वेब 3.0।
उसमें क्या है ज़्यादा, चैट जीपीटी। ऐसे नॉर्मली देखो वेब 2.0 में, देखो वेब 2.0 और वेब 3.0 में क्या अंतर आ सकता है, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे अभी सर्च इंजन है, अभी क्या है, सर्च इंजन है। अभी हम कुछ भी सर्च करते हैं तो दुनिया भर का वेबसाइट, और जो वेबसाइट खोलना है उसको हम क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उससे सेटिस्फाइड नहीं तो फिर सेकंड में जाएंगे, ऐसे करते विजिट कर सकते हैं। बट चैट जीपीटी ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी क्या है कि जितने भी वेबसाइट में जो सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप कंपाइल कर देगा, और कंपाइल करके तुमको प्रस्तुत कर देगा एक ही बार में। अब सबसे क्रिएटिव वर्क होगा वो उसका। तो आने वाले समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आराम से हो जाएगा, आदमी का दिमाग नहीं लगेगा। जैसे अभी तुमको बोलते हैं खोलने के लिए तो एक सर्च इंजन में नहीं मिलता है, फिर नीचे जाते बोलते हो सर यहाँ पे भी नहीं है, हम बोलते भारत सरकार का वेबसाइट में होगा, वहाँ पे भी जाते तो वहाँ पे भी नहीं है। तो बट ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी आएगा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों आएगा हुआ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो कि जो डेटा पे काम करता है, जितना डेटा उसके पास रहेगा उतना बेटर आउटपुट देगा। और हमने देखा है ना चैट जीपीटी 4 और 5 में क्या अंतर है। यस वी हैव सीन ना, 3 जो नवंबर में आया था कैसे आगे बढ़ा है, ग्रोथ किया है ना। तो देखो यही है, देखो वेब 3.2 जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा अनडाउटली, ठीक है ना। क्या है, इट अपहोल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब का मतलब क्या है कि सब अंदर जुड़े रहेंगे, डेटा लेगा, प्रोसेस करेगा और बेस्ट रिजल्ट तुमको दे देगा वो। सिमेंटिक वेब का मतलब वही है, एबिलिटी टू रिकम्बाइन इन्फॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग जो वेबसाइट्स में है सबको करके वो सबसे ऑथेंटिक और क्रिएटिव वर्क तुमको दिखा देगा। जैसे एग्जांपल देखो, अभी हम चाहते हैं कि अभी हम बी आर अम्बेडकर के बारे में जाने, लेट्स से, तो अभी बी आर अम्बेडकर खोलेंगे तो कितना वेबसाइट आएगा, नहीं चैट जीपीटी में तुम केवल बी आर अम्बेडकर तुम खोलो या ये खोलो या कोई भी खोलो सेम आएगा, क्योंकि जितना भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है अलग अलग वेबसाइट्स में, सर्च इंजन में, उस सबको कंपाइल करके एक दे देगा वो। अच्छा, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक वेब, समझ गए। तो फॉलोअर ऑफ वेब 3 क्लेम कर रहा है कि देयर वर्जन इज इंडेड विद रोबस्ट कैपेबिलिटी, यानी कि यस लॉट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर, और इसलिए तुमको ऑथेंटिक एंड रिलायबल तुमको इन्फॉर्मेशन देता है। एंड यस वेब 3 इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट फार बेटर सर्च इंजन। अब देखो क्यों नहीं होगा, हमने देखा ही है माइक्रोसॉफ्ट में भी तुम्हारा आ गया वो क्या है, ब्लिन है, ब्लिंक, हाँ बिंग है कि नहीं है। तो यस वेब 3.0 से तो जानते हो कि सर्च इंजन और बेटर होते चला जाएगा और कंपाइलेशन इन्फॉर्मेशन का होना शुरू हो जाएगा। आगे देखो, तो देखो जैसे मैंने कहा है, शुरू में ही कहा है वेब 3.0 बहुत अच्छी बात है, वहाँ वेब 3 अलग है, ऐसा जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं। हम लोग के लिए तो लगेगा एक ही चीज़ है, तो बढ़िया समझो। वेब 3.0 के अंदर 2 चीज़, एक तुम्हारा वेब 3.0 भी और प्लस वेब 3 भी। तो इसलिए लूजली हम कह सकते हैं कि वेब 3.0 का ही बात कर रहे हैं हम लोग, मगर जो जानकार आदमी है वो कहते हैं कि वेब 3.0 के अंदर 2 चीज़, एक खुद वेब 3.0 भी प्लस वेब 3 भी। तो वेब 3 क्या है वो समझो। वेब 3.0 तो समझ ही गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ट तुम्हारा सर्च इंजन होना, कंपाइल करके तुमको दे देना। देखो वेब 3 का मतलब है जो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा तुम्हारा। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, देखो स्टूडेंट मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे अभी हम लोग डेटा यूज़, हमारा ही डेटा गूगल यूज़ करता है ना, और खूब पैसा कमाता है ये लोग। गूगल हमारे डेटा से चल रहा है, यदि हम डेटा नहीं देते तो नहीं चलता, सही बात है। आने वाले भविष्य में स्टूडेंट ऐसा होगा कि आपका जो डेटा है, आपका जो फाइल है, वो इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम बन के रह जाएगा। यानी कि हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं वो डेटा हम ही यूज़ करेंगे, जो मेन गूगल है वो यूज़ नहीं कर सकता। और यदि हम अपना डेटा को बेचना चाहें तो हम तुमको बेचेंगे, तुम हमको पैसा दो। अभी तो हम डेटा नहीं बेच सकते, अभी तो हमारा डेटा गूगल बेच के कमा रहा है। दैट इज कॉल्ड द वेब 3, जहाँ पे हम जो डेटा जनरेट करेंगे उसको हमको बेचने का भी अधिकार है। यदि मान लो कि बहुत भयानक रिसर्च किए हम और हम अपना लिख दिए वेबसाइट में चले गए, तो गूगल यूज़ नहीं कर, देखते हो ना अभी हिंदू पेपर तुमको मैनुअली भी मिल जाता है, उधर ही मिल जाता है। इसलिए हिंदू पेपर हमेशा क्लेम करता है कि मेहनत मेरा है, तुम खाली दिखा देता है, तुम ले लेता है फालतू में पैसा। जितना नेट कंज्यूम होगा उतना गूगल इंजन को फायदा होगा। तो हिंदू को क्या मिलता है फिर, टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या मिलता है फिर, बहुत नुकसान होता है इन लोग का, पता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, गूगल, जितना भी है बड़े बड़े न्यूज़ है, सबका नुकसान होता है, क्योंकि मेन मेहनत तो इसी यही लोग का था बनाने में, इतना कर्मचारी रखा था। मैं बस एक प्लेटफॉर्म है गूगल में तो कुछ भी मिल जाएगा तुमको, और रुपया नहीं देता है उतना जितना डिजर्व, कुछ नहीं देता है। इसको लेकर कितना फाइट हुआ है 2-3 साल पहले, बात समझे। मगर आने वाले भविष्य में हो सकता है डिजिटली वो बेचे, तुम खुद बेच सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 3। देखो
तो वेब 3 सीक्स टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म द मैनर इन विच डेटा इज जनरेटेड। अभी जो डेटा जनरेट होता है उस चीज़ को पूरा शिफ्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। मोनेटाइज, शेयर्ड एंड सर्कुलेटेड। अभी तो गूगल तुरंत कर देता है किसी को भी, ऐसा नहीं होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इट एडवोकेट्स डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि आपका डेटा आपके अंदर है, सेंट्रलाइज नहीं है। जैसे गूगल के अंदर पूरा सेंट्रलाइज है ना, गूगल के पास टोटल होता है, ऐसा नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा आपका डेटा आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है? अनसैकलिंग द ओलिगोपोलिस्टिक ग्रिप ऑफ द टेक्नोलॉजी बेहद ओवर डेटा। यानी कि डेटा का जो कंट्रोल है डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का, गूगल का, ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। अब आपका डेटा आपका कंट्रोल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फाइल शेयरिंग सिस्टम बनने वाला है, यानी कि इसी को बोलते हैं इंटरप्लानेटरी फाइल सिस्टम, जो कि क्रिप्टोग्राफिकली प्रोटेक्टेड होगा। आपका कोई हैक भी नहीं कर सकता आपका डेटा। वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, जानते हैं ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिकोड करना कितना मुश्किल है। तो उससे क्रिप्टोग्राफिकली तुम्हारा जो डेटा है वो क्रिप्टोग्राफिकली इनक्रिप्टेड रहेगा। कहने का मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वो इनक्रिप्टेड रहेगा, कोई सर्च इंजन गूगल कोई यूज ही नहीं कर सकता आपका। आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। देखो बहुत सिक्योर रहेगा, समझे, एंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट एंड ऑफ ब्लॉकचेन। आराम से ऐसे भी यूज़ हो सकता है। तो पूरा आपका बहुत अच्छे से रहेगा। आपका जो ऊपर का जो गूगल है सर्च इंजन वो यूज़ नहीं कर सकता है, वो मोनेटाइज नहीं कर सकता। तुमको मोनेटाइज करना है, अपना डेटा करो। तो इस मैनर में हम कह सकते हैं कि वेब 3 सीक्स टू ओवरकम द डेटा स्टोरेज बैरियर्स ऑफ ब्लॉकचेन। जो तुम्हारा जो बैरियर है, जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से हट जाएंगे, निकल जाएंगे ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन का जो भी बैरियर है। एंड नाउ तुम्हारा जो फाइल होगा वो तुम्हारा अपना होगा, उसको तुम मोनेटाइज कर सकते हो, तुम सर्कुलेट कर सकते हो, जिसको भी तुमको देना है तुम दे सकते हो, क्योंकि सिस्टम तुम्हारा डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज सिस्टम बनने वाला है। आगे देखो, समझ गए ना, ये तुम्हारा वेब 3 है। एंड वेब 3 देखो ये क्या करेगा, 6 टू रिप्लेस माइक्रो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी जो एक है कंपनी, वो तुम्हारा डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, सब अपना 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 अपना। एट माइक्रो लेवल इट 6 टू डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक सिस्टम हो जाएगा। इसमें अलग अलग रहेंगे, सब अलग अलग फैल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें देखो वेयर स्पेशल क्लास ऑफ नेटिव डिजिटल टोकन्स एंड क्रिप्टो करेंसी वुड फॉर्म द मीडिया ऑफ मॉनेटरी सर्कुलेशन। और अलग अलग आदमी अपना फैलाएंगे और अपना पैसा कमाएंगे, पूरा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो गया। तुमको मेरा रिसर्च पसंद है, हम तुमको दे रहे, पैसा लाओ, बात करता हूँ। गूगल क्यों पैसा लेगा? हमको एडवर्टीजमेंट देने मिलेगा, क्योंकि हमारा सर्च पेपर तुमको मज़ा आ रहा है, तुम्हारे ऐसे लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, तो हमको मोनेटाइजेशन मिलेगा। अभी देखता है गूगल आराम से मोनेटाइजेशन करता है कोई भी चीज़। ट्रांसफॉर्म गूगल को बाबू लगेगा ना बम्बू अच्छा से, समझ रहे हो ना, सब हेजेमनी खत्म हो जाएगा। तो यही बोलते हैं टेक्नोलॉजी अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्लेस करता है। किसको पता था कि मोजिला फायरफॉक्स भी कभी ख़त्म हो जाएगा? हम लोग को तो लगता था मोजिला फायरफॉक्स कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अभी देखो ना कहाँ है। और यही 10 साल बाद गूगल क्या होता है, सब बदल जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। अनलेस ये अपना टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करे तो बहुत पीछे चला जाएगा। ये काम कर ही रहा है ये लोग। तो एग्जाम्पल देखो, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ। देखो इतना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हुआ। देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिनाउंड, देखो वो अपने डिज़ाइन रिलेटेड इनोवेशंस के लिए जाना जाता है। अब इन लोग का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कोई है ही नहीं, हर समय वायलेशन होता है। अब देखो यदि वेब 3 प्लेटफॉर्म्स पे यदि इन लोग भी आ जाए, जुड़ जाए, तो इन लोग का भी इनोवेशन का सम्मान होगा। समझ गए ना। इंस्ट्रक्शन टूल्स, इसमें सभी चीज़ होगा। ग्रास रूट, मास्टर आर्टिसंस, फेलो मेंबर्स, सब का तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा। नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न, अलग अलग जगह का अलग अलग आर्टिसंस, सबका प्रोटेक्शन होगा। सबका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसे नहीं देख सकता है लोग को। देखने के लिए यू हैव टू पे। इसका सामान ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, यू हैव टू पे। अब सर्च इंजन ज़्यादा वो नहीं कर सकता, गूगल नहीं कर सकता वो, तो ज़्यादा है, बहुत बेटर हो सकता है। पॉसिबिलिटी रूरल इंडिया में क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इंडियाज़ मेजर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये IoT जानते हो, रूरल प्रोजेक्ट्स में भी ये सब जाएगा तुम्हारा, रूरल एरियाज सब में भी। देयर हैज़ बीन अ रैपिड राइज ऑफ कम्युनिटी डेटा। देखो अभी तो हो रहा है, जैसे अटल भूजल योजना, ये भी क्या है तुम्हारा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस देखते हैं ना कितना हो रहा है। एक्वाफर कंटेमिनेशन क्या है, देखे थे हम लोग, ब्लॉक स्ट्रेस ब्लॉक कम हुआ है, तो विद इन एवरीथिंग द लिमिटेशन कैन बी ओवरकम। और यदि आपको चाहिए अलग अलग जगह का डेटा चाहिए, तो आप वेब 3 को डिसेंट्रलाइज लगा दो सिस्टम, उसमें पता चल जाएगा, अलग अलग ब्लॉक का पता चल जाएगा, और बेटर रिजल्ट आएगा। सरकार को कहीं का ही चाहिए तो नीचे से मंगवा लेगा, अपना देख लेगा, तो इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट इन अदर एरियाज ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मेजर कॉन्स्टेंट कैन बी ओवरकम विद बोथ द, देखो इसलिए जो भी प्रॉब्लम है वो आराम से हम वेब 3.0 को यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है
कि वन कांस्टेंट टुडे इज द इनएबिलिटी ऑफ डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटी टू कैच अप विद द पेस ऑफ डेटा जनरेशन। रूरल एरियाज़ में जो डेटा जनरेट होता है उस चीज़ को कोप बहुत मुश्किल से ये लोग स्टोर नहीं कर पाता है, समझे। इंडिया देखो, इंडिया ऐसा है कि डेटा खाली डेटा है, बहुत डेटा है ना, वेब डिज़ाइन टैलेंट, इसको पुल करना है, एक्सपांड करना है। अब यदि इस तरह का डिसेंट्रलाइज वाला एनालिटिक्स हो जहाँ पे हर एक आदमी को मौका मिले तो क्यों नहीं करेगा। उसको घबराहट नहीं होगा कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन नहीं होगा, हम यदि मेहनत करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। गूगल हमारा मतलब टोटल जो हमारा वैल्यू है वो ख़त्म नहीं करेगा। अब हम कितना भी अच्छा एक कविता लिख दें, हम गूगल में दे देंगे, हमको क्या पैसा मिलेगा? गूगल ही कमाएगा हमारे पैसा, हमारा कविता से, है कि नहीं बताओ। तो वही बोल रहा है कि बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, इसलिए डिसेंट्रलाइज एनालिटिक्स और टोकनिंग करोगे तो ये अच्छा है कि जो टैलेंट है वो बहुत फ़ायदा होगा, टैलेंटेड लोग पुल अप होंगे और कम्युनिटी को बहुत बड़ा वेलफेयर होगा, क्योंकि उन लोगों का टैलेंट रियल में अप्रिशिएट होगा। फाइनल शब्द क्या है कि इंडिया का जो नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी 2021 का रहा है उसमें कहा गया कि टोकनाइजेशन बढ़ाना और ब्लॉकचेन ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए। तो बिल्कुल अभी हमें कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट कि वेब 3 और वेब 3.0 पे ज़्यादा ध्यान दे और कोशिश करें कि जितना भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो जितना हो उतना बेटर होगा। इससे जो इंडिविजुअल का जो इनोवेशन है उसको सम्मान मिलेगा, और जिस तरह अभी ये लोग डेटा पे बहुत ज़्यादा कमाई करता है वो सब मोनोपोली टूट जाएगा। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, और हमारे गांव हो गए, हमारे शहर हो गए, हर जगह ही हमें वी कैन गेट सच ए टैलेंटेड पर्सन, उसको पुल अप करना है और उसके इनोवेशंस को भी सम्मान करना है। दैट्स इट।